हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोट-सैवर्ट लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोग सर्कुलर लूप या सर्कुलर क्वाइल लेते हैं और सर्कुलर लूप या सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पर कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि इसके बाद में थर्ड एप्लीकेशन भी हम लोग को पढ़ना है, उसमें भी हम लोग सर्कुलर लूप या सर्कुलर क्वाइल कंसीडर करेंगे, बट सेंटर पर ना निकालकर सेंटर से अवे उसी एक्सिस पर निकालते हैं जो एक्सिस सेंटर से पास करता है। तो वह एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग सेंटर पर ही देखेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग समझेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में करंट दिखाना है तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में करंट दिखा सकते हो। तो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को दिखाएं। आपको याद ही होगा मेरा ट्रिक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है यानी ऑन टू द प्लेन, जिसे डॉट से दिखाया जाता है। देखिए करना क्या है कि इस सर्कुलर लूप में करंट का एक वैल्यू मान लेते हैं, जैसे करंट आई फ्लो कर रहा है, इसे करंट आई कैप नहीं, वो तो डायरेक्शन बताएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट आई को दिखा दिया गया है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बच्चों इस सर्कुलर लूप का रेडियस आप मान लो स्मॉल आर। आप करो क्या, एक छोटा सा ट्रिक आप हमेशा याद रखना मैग्नेटिज्म में खासकर या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि आप सबसे पहले एक एलिमेंट्री पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एलिमेंट्री पार्ट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है। तो आप क्या करो कि यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लो बच्चों, और मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो एक छोटा सा हिस्सा, सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा मैंने कंसीडर किया जो कि एलिमेंट्री पार्ट है, बहुत ही छोटा है, और इसका लेंथ जो है बच्चों हम क्या लिखेंगे, डीएल। आपको पता ही है डी डेल्टा डेल अगर लग जाता है इसका मतलब वेरी स्मॉल या चेंज को बताता है। अब देखिए अगर इस डीएल का डायरेक्शन दिखाना होगा तो टेंजेंट के अलोंग हम लोग दिखाएंगे बच्चों। किसके अलोंग दिखाएंगे, टेंजेंट के अलोंग। तो ये देखिए आपका टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ हो गया। बताइए रेडियस के साथ ये टेंजेंट कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ये सब पहले से ही आपको पता है। तो ये जो है डीएल का डायरेक्शन बता रहा है बच्चों, बात समझ गए। और करंट जो है देखिए इस तरह से ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ लिखते हैं जो उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद ही होगा बायोट-सैवर्ट लॉ का, क्या था, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट-सैवर्ट लॉ का रिजल्ट था बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो साइन थीटा है ना वह 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है बच्चों और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और बाकी जो भी है जैसे आई हमने स्मॉल ही लेट किया है, यहाँ भी स्मॉल हमने लिखा। और डीएल देखिए मेरा एक कॉल आया है लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बात नहीं करूँगा। लेकिन सोचिए आप लोग क्लास में क्या करते हैं, मैं पढ़ाते रहता हूँ, कोई भी टीचर है ना पूरे दुनिया का, इंडिया में तो खासकर मैं देखा, अदर कंट्री अभी जाने का मौका नहीं मिला नेपाल छोड़कर। इंडिया में खासकर मैंने देखा अलग अलग स्टेट में कि बच्चे जो है टीचर से है ना छिपकर बात करना चाहते हैं, उनका फ्रेंड का ही कॉल आता है। देखिए मेरा इंपॉर्टेंट, मेरा फ्रेंड टीचर का ही कॉल है, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरा अभी मेन जो कर्म है, जो मेरा वर्क है वह है वीडियो रिकॉर्ड करना, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि रेडियस आर हमने लेट किया है तो यहाँ भी रख दिया। थीटा कैसे 90 डिग्री हुआ, टेंजेंट रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये काफ़ी इजी है, आप समझ रहे हो। तो देखो यहाँ से डीबी का जो वैल्यू है बच्चों क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, एलिमेंट्री पार्ट के कारण यानी एक छोटे से हिस्से के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला बाय यूजिंग ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, तो इतना आया। लेकिन हम लोग को निकालना है किसके कारण, तो थोड़ा हेडिंग पे आप ध्यान दीजिए। हेडिंग को थोड़ा और मैं नीचे कर दूं। अब देखिए हम लोग को निकालना है करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल बच्चों, सर्कुलर क्वाइल और लूप। तो पहले मैंने लूप लिखा है बाद में क्वाइल। तो फर्स्ट केस में मैंने सर्कुलर लूप लिया और इसके बाद क्वाइल बताऊंगा। क्वाइल कोई अलग नहीं है, ढेर सारे लूप को आप क्या करते हैं कंबाइन कर देते हैं तो वह क्वाइल कहलाता है, और कुछ उसमें खास बात नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं आप चूड़ी देखे हो, लेडीज पहनती है, तो एक चूड़ी रहेगा, एक चूड़ी सर्कुलर, तो उससे आप लूप बोल दो, ठीक है। लेकिन चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाओगे तो वह क्वाइल कहलाएगा, और कुछ खास बात इसमें नहीं है। देखिए यहाँ अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। इंटीग्रेट इसलिए करेंगे ना ताकि हम लोगों को
एलिमेंट्री पार्ट नहीं, पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर पता चल सके। बात समझ रहे हो क्यों इंटीग्रेट किए? क्योंकि अभी अभी हम लोग केवल इतने हिस्से के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं बच्चों, हम लोग को टोटल सर्कुलर लूप के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसलिए ये जो रिजल्ट आया है इसे इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसका अगर मीनिंग समझना है हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी समझना चाहो, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, सम। बात समझ गए? तो इसलिए हमने इंटीग्रेट किया। आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? b होगा। और ये भी जानते हैं इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट टर्म आता है तो उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर किया जाता है। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है जिसका SI में वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, है ना। I अपॉन आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है बच्चों, बाहर करेंगे तो हो जाएगा हमारे रिजल्ट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब यहां से देखिए dl का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वह क्या होगा, यहां थोड़ा सोचना है। I अपॉन आर स्क्वायर, पहले मैं इतना लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, आपको सोचना है, विचारना है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सोचिए अगर इतने छोटे छोटे हिस्से को आप जोड़ते जाएंगे और टोटल सर्कल के लिए जोड़ना है, तो टोटल जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगा जो सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो आपको याद होगा कि सर्कुलर लूप या सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है बच्चों वह कितना होता है, 2 पाई r। तो हम यहां से देखिए इसे कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, है ना। तो नीचे डिनोमिनेटर में 2r बचेगा बच्चों, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r। यह रिजल्ट आया है बच्चों। तो यह हो गया सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये याद रखना है, तो मैं हर बार की तरह लिख दे रहा हूँ, रटना है, याद रखना है, क्योंकि याद जब आप रखोगे तभी जाकर कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल मिलेगा या बोर्ड के एग्जाम में ही आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा, डेरिवेशन मिलेगा, उसमें आप लिख सकते हो। बिना रटे तो कुछ होने वाला है नहीं। हाँ ये अलग बात है, साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो समझना है, आर्ट्स को भी समझा जाता है भाई, ऐसा नहीं है, आर्ट्स भी समझा जाता है, साइंस भी समझा जाता है, और सारे सब्जेक्ट में याद भी किया जाता है, रटा भी जाता है। क्योंकि जो नहीं रटता है फिर तो खाली डब्बा के समान है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज। अब इसमें मैंने क्या लिख रखा है, ध्यान से समझिए, सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्कुलर कॉइल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, सपोज करो कि एक बार, सपोज करो ये पेन है ना, इसमें मैंने धागा को एक बार ऐसे लपेट दिया, तो एक बार यानी नंबर ऑफ टर्न जब 1 होगा तो उसे आप लूप बोल सकते हो। लेकिन जैसे ही एक बार और लपेट दिया यानी उंड किया और लपटा, 2 3 बार 4 बार जितना बार मन करे, एक से ज्यादा होना चाहिए, तो उस केस में उस लूप को लूप ना बोलकर क्वाइल लूप बोल देता है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि सर्कुलर क्वाइल के केस में, सर्कुलर क्वाइल के केस में मान लेते हैं n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ये ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1। बात समझ रहे हैं? तो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आप याद करो, आप याद करो, अभी अभी b का वैल्यू आया है सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड आया है ना, लूप के कारण, ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो देखिए लूप में तो n का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो उस कंडीशन में आपका आया है म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये सोचिए एक से ज्यादा टर्न होगा, 2 टर्न होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका डबल हो जाएगा। अगर 3 बार लपेटें, लूप कितना बना है? 3 लूप, इसमें ऐसे एक बार लपेट दिए एक लूप, फिर लपेटें दूसरा लूप, फिर लपेटें तीसरा लूप, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा? 3। तो उस कंडीशन में सर्कुलर क्वाइल उसे बोला जाता है। जैसे आपके घर में स्टैंड फैन होगा, टेबल फैन होगा, वॉल फैन होगा, सीलिंग फैन होगा, तो
तो सारे फैन में आर्मेचर रहता है जिसे क्वाइल भी बोला जाता है, और उसमें एक से ज़्यादा लगभग 200-250 टर्न एक क्वाइल में लपेटा जाता है। क्योंकि क्वाइल लपेटने का मेरे पास अनुभव है, मैंने बचपन में क्वाइल लपेटने का, फैन बनाने का सारा काम किया है, इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये तो एक टर्न के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कितना लेट किया, n, इसलिए n से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट पेज देखा जाए। देखिए नेक्स्ट पेज में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत को हो सकता है ये समझ में ना आए, जो केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ये सब उतना नहीं देखते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और CBSE के बच्चे तो जरूर देखें, और कंपटीशन वाले, है ना। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। मैंने लिखा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल सर्किट लूप, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को लिखा है, यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, बात को याद रखिएगा। अगर वायर यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एक समान तार, यूनिफॉर्म वायर, तो यूनिफॉर्म के लिए दो कंडीशन सेम होना चाहिए। एक उसका थिकनेस, मोटाई, वहाँ स्पेस नहीं है तो कुछ ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, थिकनेस उसका सेम होना चाहिए बच्चों, और मटेरियल जो है जिस चीज़ से वह बना हुआ है बच्चों, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। देखिए मैं व्हाइट कलर से सेम लिख दिया। अगर वायर यूनिफॉर्म है ना, तो याद रखना है थिकनेस यानी वायर का मोटाई, जिससे आप क्वाइल बना रहे हो या लूप बना रहे हो, ठीक है। लूप मतलब एक टर्न, एक से ज़्यादा टर्न, दैट इज क्वाइल। और मटेरियल यानी ऐसा नहीं कि आप एक क्वाइल बनाइए या क्वाइल का आधा हिस्सा आप कॉपर का बनाइए और नेक्स्ट हाफ पार्ट आप आयरन का कर दीजिए, तो वहाँ ये सब ट्रिक टेक्निक काम नहीं करेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक जो मैंने लिखा है कि सर्किट लूप जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। मैंने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। यहाँ भी सेंटर होगा तो यहाँ भी बी नेट यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, जीरो। और यहाँ भी अगर सेंटर है और मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालेंगे, जीरो। कब जीरो होगा, जब यह क्वाइल जो आपको दिखाया जा रहा है या लूप जो आपको दिखाया जा रहा है वह यूनिफॉर्म वायर का बना होगा। यूनिफॉर्म वायर कहने का मतलब इस वायर का मोटाई, थिकनेस समान हो और नेचर यानी मटेरियल सेम हो। बात समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने पॉजिटिव दिखाया है, यानी यह हायर पोटेंशियल है बच्चों। यहाँ से करंट चला और यहाँ पर एक जंक्शन मिला, इस जंक्शन पे करंट दो भागों में डिवाइड हो गया और फिर इस जंक्शन पे मिलकर वही करंट अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो इस कंडीशन में इस हिस्से के कारण और इस हिस्से के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो, एक यहाँ जंक्शन है ना, एक यहाँ जंक्शन है, तो यहाँ कुछ करंट इधर गया, कुछ इधर गया, फिर यहाँ आ गया और इधर से, तो इस कंडीशन में भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। हालांकि देखो पिछले पेज पे आते हैं, एक चीज और समझ लो। जैसे मान लेते हैं कोई आर्क के कारण आपको कहेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इसको भी समझ लेना, तब वहां पर कंफ्यूजन आपको थोड़ा क्रिएट होगा, फिर उसको याद रखना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि अभी मैंने एक सर्कल जो बनाया था, सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इतना था, है ना, एक कंप्लीट सर्कल। लेकिन सोचो अगर मैं इस तरह से एक आर्क बनाऊं, केवल इतना ही पार्ट कंसीडर करूं, है ना, केवल यह हिस्सा जो है इसी हिस्सा को मैं कंसीडर करूं, तो इस सिचुएशन में सोचिए इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट आई फ्लो कर रहा है, रेडियस आर है
और यह एंगल थीटा है। अब कोई कहेगा नहीं, आप केवल ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्सा के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये है कि कोई कहा नहीं यहां से, सॉरी और छोटा करना पड़ेगा। देखिए कोई कहेगा आपको कि यहां से इसको डिलीट कीजिए, डिलीट हो जाए भाई थोड़ा और, देखिए यहां से मैं डिलीट कर रहा हूं, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहां पर कहेगा कि केवल इस पार्ट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बात समझ रहे हो? यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ये आर्क लिखा, बात समझे ना, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है नहीं, ये डिजिटल बोर्ड है, तो इसमें उतना चलता है डॉक्टर वाला लिखाई। अब यहाँ देखो करंट आई के कारण निकालना है, तो इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। इसके लिए आप एक एक नियम जो पढ़ते हो या मेथड ऑफ इलेक्ट्री जो पढ़ते हो उसका यूज करना। जैसे आप लोग पढ़े हो 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम 20/5 हो जाता है भाई, होता है या नहीं होता है? होता है। तो सोचो जब यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल बनता है, इन दैट केस एंगल विल बी 2 पाई, एंगल विल बी 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री भी लिख सकते हो। 2 पाई के केस में मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों μ0I/2r। तो सोचो यूनिट के केस में क्या होगा, μ0I/2r। तो सोचो थीटा के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, तो थीटा के केस में हो जाएगा μ0I/2r। और यहां पे देखो एक चीज छूट रहा है, 1/2 पाई होगा ना, यूनिट के केस में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा के केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो θ/2 पाई हो जाएगा। यानी आर्क कोई भी हो, इधर का हो या इधर का, माइनर या मेजर कोई भी आर्क ले सकते हो। उस सिचुएशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई कहे, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको याद रखना है μ0I/2r θ/2 पाई या θ/360 डिग्री। डॉक्टर की तरह लिख दे रहा हूं मैं ना, 360 डिग्री। और इस रिजल्ट को आप याद रखना, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल आपको बनाने को मिलेगा। θ/300, थीटा अगर डिग्री में हो तो नीचे डिनोमिनेटर में 360 डिग्री रखो, अगर थीटा रेडियन में दिया हुआ है तो नीचे 2 पाई रखो। ओके, इस रिजल्ट को याद रखना, तब अगला केस आपको समझ में आएगा। देखो जो मैं आपको समझा रहा था बच्चों, ये जो वायर है आप खुद ही सोचो, यहाँ पे इधर करंट गया, सपोज करो इधर करंट जो है बच्चों वह I1 आया और इधर करंट I2 चला गया, तो आप सोचोगे कि करंट तो अलग अलग होगा, लेकिन सोचो वायर कैसा यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो रेसिस्टेंस भी दोनों पार्ट का सेम होगा, है ना, लेकिन इसमें रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ऐसा नहीं है कि रेसिस्टेंस के अलग होने से इसके कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर का एंगल जो है छोटा हो जाएगा और इधर का एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा। तो वो भी जो मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट मैंने आपको लिखा पिछले पेज में, मैंने क्या लिखा था, B = ड्यू टू आर्क, मैं यहाँ आर्क लिख दे रहा हूँ, μ0I/2r θ/360 डिग्री, ये मैंने लिखा था। तो देखिए इधर का जो थीटा है बच्चों, ये तो छोटा है ना, तो छोटा रखोगे, लेकिन इधर जो करंट जाएगा इसके तुलना में ये ज़्यादा चला जाएगा। मैं बस अभी समझा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह फिर टॉपिक से मैं हट जाऊँगा। लास्ट में मैं ये जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा हटकर है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तब। तो यहाँ पर देखो आप पढ़े हो R = ρ/L/A, तो देखो लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है बच्चों, और रेसिस्टेंस के बढ़ने से करंट जो है ना वह घटता है। जिसका रेसिस्टेंस वायर का ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाना चाहेगा। रेसिस्टेंस का मतलब अपोज, यानी करंट के रास्ता में वह बाधा एक तरह का है, तो जिधर बाधा होगा उधर लोग जाना नहीं चाहता है। सिंपल सा लॉजिक है। सोचिए दो रास्ता हो, एक रास्ता में चोर डाकू रहता हो, एक रास्ता में अच्छे लोग रहते हो, तो आप किस मैक्सिमम पर्सन किस रास्ते जाना चाहेंगे? तो आपका जवाब होगा जिधर अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी या सीरिया के लोगों को बुलाओगे तो वह पाकिस्तानी लोग किधर जाएगा? जिधर बूढ़े लोग रहेंगे, अच्छे लोग की तरफ तो वो जाते नहीं हैं। अब यहाँ देखिए, तो वही बात समझना है बच्चों कि इस पार्ट में एंगल ज़्यादा हो जा रहा है बट करंट कम हो रहा है। करंट कम, एंगल ज़्यादा, ओवरऑल जो मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम होगा।
अब यहाँ देखिए जीरो क्यों होता है, तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और दोनों पार्ट के कारण, यानी इधर का जो आधा हिस्सा है और इधर का जो आधा हिस्सा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये छोटे से माइनर आर्क और मेजर आर्क के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए माइनर आर्क के कारण बाहर, मेजर आर्क के कारण अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालेंगे, सबट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इन दिस केस ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट, है ना, माइनर आर्क, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसके कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो यहाँ भी सबट्रैक्ट होगा और जीरो। अब बात को ध्यान से समझना, मैंने कहा कि इसमें करंट, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा, जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा और जो एंगल बनेगा वह छोटा बनेगा। ठीक है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम हो रहा है। लेकिन सोचिए अगर वायर यूनिफॉर्म ना हो तो उस कंडीशन में तो ऐसा नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट होता है जो म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू I1 - I2 होता है। तो मैं आपको बताऊंगा अलग से, है ना, इसमें नहीं, अलग से मैं बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा देख लिया जाए पेज में क्या है। देखिए नेक्स्ट पेज में जो सर्कुलर लूप था बच्चों, वह स्क्वायर शेप का लूप आपके सामने आ गया। अगर स्क्वायर शेप का भी लूप हो और लूप जिस तार से बना हो, जिस वायर से बना हो, वह वायर सेम मटेरियल का हो, हर एक हिस्से में सेम मटेरियल, सेम नेचर का हो और थिकनेस भी यूनिफॉर्म हो, सभी जगह समान हो, तो हमेशा याद रखना है यह एक सिमेट्रिकल कंसेप्ट हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो बिकॉज ये दो करंट का जो डायरेक्शन दिखाया गया दो आर्म्स में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इस दोनों के कारण अंदर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालने के लिए सबट्रैक्ट करेंगे और जानते हैं कि दोनों हिस्सा के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ओवरऑल रिजल्टेंट जीरो होगा बच्चों। यहाँ पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वह जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये जो आप तीन हिस्सा देख रहे हो ना, तीन साइड, इसमें जो करंट जा रहा है यह है क्लॉकवाइज, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और यह है एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण आउटसाइड। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सेंटर पर बच्चों? जीरो। यहां भी आप देखो ये जो हिस्सा है ये आप करंट का डायरेक्शन थोड़ा देखो क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट द सेंटर। ट्रायंगल में देखिए, अगर ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ध्यान रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में यहां से देखो मैं करंट आते हुए दिखाया, यहां से निकलते हुए मैं करंट को दिखा रहा हूं। तो इस कंडीशन में भी अगर कोई कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, सेंटर पर, जैसे सपोज करो यहां सेंटर है, सपोज करो यहां सेंटर है ना, तो इस सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे देखो इस कंडीशन में आप पॉइंट यहां ले सकते हो, यहां पर, बात समझ गए? तो ये इसमें भी जीरो होगा। उसी तरह से देखो क्यूब का कंडीशन थोड़ा समझ लो, अगर क्यूब बना हुआ है और क्यूब में जो वायर यूज हुआ है वह यूनिफॉर्म है, यानी थिकनेस सेम, नेचर ऑफ मटेरियल सेम, तो इस कंडीशन में अगर आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा जो यह लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। और बहुत ही छोटा सा फिर से मैं एक सेंटेंस में आपको रटवा देना चाहता हूं, अगर सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आप बस याद रखो कि सरकमफ्रेंस पे एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लो, एलिमेंट्री पार्ट, उसके कारण निकालो और फिर उसे इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एक टर्न के कारण, एक लूप के कारण। लेकिन जैसे ही लूप का संख्या बढ़ेगा, जिसे हम क्वाइल बोलेंगे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो जाता है तो n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर आर्क के कारण निकालना है बच्चों तो एक कंप्लीट सर्कल के कारण कितना सेंटर पर होता है? म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो उसमें आप क्या करो कि थीटा अपॉन 360 या थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 360 के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है ना, तो एक एक नियम यानी मेथड ऑफ यूनिटरी अप्लाई करके कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन बताऊंगा। लेकिन आप लोगों का कुछ सपोर्ट और कुछ सजेशन भी चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ मुझे सजेस्ट करोगे कमेंट के माध्यम से, और कुछ सपोर्ट भी करोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और ग्रोथ करा के। हालांकि देखो मैं कोई प्रोफेशनल अभी वीडियो बनाने वाला मेकर तो हूँ नहीं,
धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों होता क्या है जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ, सामने एक कैमरा लगा रहता है, पूरे हॉल में स्टूडियो में कोई बैठा हुआ नहीं रहता है। अब कैमरा जो कि एक निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और उसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो लिविंग समझ के, लिविंग ट्रीट करके पढ़ाना है, यही मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन धीरे धीरे मैं ढल जाऊंगा, शायद हो सकता है, क्योंकि ये एक एक्टिंग है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि बच्चे मेरे सामने बैठे रहते हैं, हर एक तरह का बातचीत अपना चल रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, यहाँ कोई बैठा हुआ ही नहीं है, तो उतना मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ एक तरह से जॉनी लीवर बनने का, और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।